वेलकम टू अंकित चौधरी एजुकेशन एंड आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं होमोलिटिक क्लेवेज। हेट्रो हमने लास्ट क्लासेस में ही पढ़ लिया था, अभी हम होमोलिटिक क्लेवेज को समझेंगे। यार होमोलिटिक क्लेवेज क्या होता है, बड़ा इंटरेस्टिंग है। देखिए, जब होमोलिटिक क्लेवेज की बात की जाती है तो इसमें होमो का मतलब ही होता है एक जैसे, यानी कि जितने भी हमारे पास कंपाउंड्स होंगे, मतलब जितने भी एटम्स होंगे उस कंपाउंड में, उस एटम को, हर एक एटम को एक एक इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा, राइट। अब मान लीजिए कि मेरे पास है ए और मेरे पास है बी, एक कंपाउंड के अंदर ये दो पर्टिकुलर एलिमेंट्स थे। अब इनका आपको करा देना है क्लेवेज। कौन सा वाला? होमोलिटिक। तो जब आप होमोलिटिक कराओगे तो जो ये शेयर्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है ना, ये एक इसके पास चला जाएगा, एक इसके पास चला जाएगा। तो जब इसके पास जाएगा तो ये इलेक्ट्रॉन ऐसा दिखेगा, इसके पास जाने पे ऐसा दिखेगा, और आप इसी को कहते हो फ्री रेडिकल्स, जिसका जिक्र मैं पहले भी कर चुका हूँ। सुपर इंपॉर्टेंट है फ्री रेडिकल्स, ओके। तो ये फ्री रेडिकल्स आपको समझ में आ गया। वहाँ पे क्या हो रहा था हेट्रो वाले में, हेट्रोलिटिक क्लेवेज में, यार ये इलेक्ट्रॉन इसके पास चला गया और ये इलेक्ट्रॉन इसके पास चला गया, ऐसा वहाँ पे सीन नहीं था। बल्कि वहाँ पे ये सीन था कि पूरा का पूरा एक ही बंदा लेके जा रहा था, या तो एक पे आएगा पॉजिटिव, इधर एक पे आएगा पॉजिटिव या एक पे आएगा नेगेटिव। बट इस वाले केस में ऐसा नहीं, इस वाले केस में दोनों को एक एक इलेक्ट्रॉन मिल जाता है। अब जब एक एक इलेक्ट्रॉन दोनों को मिलता है तो उसे कहते हैं फ्री रेडिकल। ये बात आप समझ गए। अब फ्री रेडिकल्स की जब बात की जाती है तो यार ये भी बहुत ज़्यादा अनस्टेबल होते हैं। फ्री रेडिकल्स भी हाईली अनस्टेबल कंपाउंड्स, अनस्टेबल स्पीसीज माने जाते हैं। ये एक स्पीसीज है, ठीक है। मैं ड्रॉ करता हूँ आपके लिए यहाँ पे। ये जो है ये एक स्पीसीज है, लेट मी ड्रॉ इट फाइन, ओके। यार ये देखो, ये एक स्पीसीज है, ठीक है, और ये दूसरा स्पीसीज है मेरे लिए। तो ये दोनों स्पीसीज जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा अनस्टेबल होते हैं। अब अनस्टेबल है तो कहीं भी ये रिएक्ट करने को तैयार होते हैं। फिर इनके भी तीन कैटेगरीज आती हैं। इनके अगर टाइप्स की बात की जाए तो इनके तीन टाइप्स होते हैं, ठीक है। इनके भी प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी की बात की जाती है। तो पहला इनका भी आएगा वही प्राइमरी, ठीक है। फिर दूसरा इनका आएगा सेकेंडरी, ठीक है, सेकेंडरी हो गया। और तीसरा आएगा इनका टर्शरी, राइट। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ टर्शरी। अब प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी में इनकी जब अनस्टेबिलिटी की बात की जाती है तो सेम तरीके से चलता है। टर्शरी यहाँ भी हाईली अनस्टेबल होता है। कैसे डिफाइन किया जाता है? देखिए, ये रेडिकल्स दिखते कैसे हैं भैया? अगर मान लो कि सी के ऊपर डॉट है, ठीक है, तो ये है फ्री रेडिकल। अब इस डॉट के साथ मान लो कि मेरे पास मैंने अटैच करा दिया CH3, तो कितने CH3 अटैच है? एक ही अटैच है, तो ये प्राइमरी कहलाएगा। अगर इन केस मैं दो करा देता हूँ, इस सी डॉट के ऊपर मैं CH3 दो करा देता हूँ, ठीक है, ये डॉट दिख रहा है ना आपको, ठीक है, ये डॉट है, मतलब ये एक अल्काइल रेडिकल है। अच्छा, दो अटैच है इसके साथ, दो अटैच है तो ये सेकेंडरी कहलाएगा। इन द सेम फैशन, इफ वी कैन अटैच सम हाउ 3 कार्बन to this free radical, then this is termed to be a tertiary compound, right। तो यार टर्शरी की अनस्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा होती है, और टर्शरी जो होता है वो किसी भी रिएक्शन में सबसे ज़्यादा एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है। फिर से दोहरा रहा हूँ, जो जितना अनस्टेबल वो अपने आप को स्टेबल करने के लिए तैयार रहेगा, तो सबसे ज़्यादा रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है, एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है। कहाँ पे? रिएक्शन में। और कौन करता है यहाँ पे? टर्शरी करता है। तो यार ये था हमारा होमोलिटिक क्लेवेज। अब अगले सेशन में हम न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।